अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। मैं इस शेर के साथ शुरू करता हूँ कि न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। तो मैं आज आपको वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो बतौर ख़ास आपके 12th एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और आज मैं आपको उर्दू बुक पढ़ाऊँगा। तो उर्दू बुक आपका 12th एग्ज़ाम में जो 2 महीना टाइम है, तो उर्दू बुक से आपको मैं 12th एग्ज़ाम में कहकशां हिस्सा दोम पढ़ाऊँगा। और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं एक जगह जमा किया हूँ। इसके अलावा इम्पोर्टेंट आपका चाहे सब्जेक्टिव में हो चाहे ऑब्जेक्टिव की शक्ल में हो, वो सारी चीज़ों का निचोड़ मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा। तो इस वजह से आप में से जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि आपको ये वीडियो रोज़ाना की शक्ल में आपके पास आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए। इसके अलावा आपके जितने भी दोस्त यार हैं, जान पहचान में से हैं, जानने वाले हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ मैं आपको शुरू करता हूँ, क्योंकि आपका उर्दू बुक से 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वजह से आप लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे। और मैं आपको सारा इम्पोर्टेंट चाहे ऑब्जेक्टिव की शक्ल में हो चाहे सब्जेक्टिव की शक्ल में हो, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज मैं पढ़ाऊँगा आपको कहकशां हिस्सा दो, जो आपके इंटर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कहकशां कहते किसे हैं, क्योंकि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपके ऊपर फर्ज बनता है, आपके ऊपर ज़रूरी है कि आप उस सब्जेक्ट का जो आपका किताब का नाम रखा गया है, तो किताब के माने क्या होते हैं, किताब का मतलब क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया था कहकशां के माने आपका होता है। कहकशां किसे कहते हैं? कहकशां कहते हैं अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं गैलेक्सी। उर्दू में कहकशां के माने होते हैं सितारा। क्या बोलते हैं? उर्दू में कहकशां के माने होते हैं सितारा और अंग्रेजी में कहकशां को कहते हैं गैलेक्सी। और उर्दू के माने हमने आपको बार बार बताया है, उर्दू कहते हैं लश्कर को, जमाअत को, टीम को, गिरोह को। क्योंकि उर्दू जो है खुद की जुबान नहीं है, बहुत सारे जुबानों से मिलकर तब एक जुबान बनी है जिसका नाम रखा गया है उर्दू, बतौर खास हिंदी से। तो इस वजह से मैं आज आपको शुरू करने वाला हूँ कि कहकशां हिस्सा दो आपको पढ़ाऊंगा, जो आपके सिर्फ 2 महीना बचे हुए हैं। अक्टूबर लगभग लास्ट स्टेज पे है, आपका नवंबर और दिसंबर बचा हुआ है एग्जाम के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ये वीडियो आपको मिले, तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई जान पहचान है तो उसको शेयर कर दीजिए। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि फरहतुल्लाह बैग के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल आपके 38 से 40 चैप्टर हैं। तो इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। कितने? 2 हिस्सों में बांटा गया है पूरे बुक को। एक हिस्सा कहते हैं नस्र को और दूसरा हिस्सा नज्म। 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है पूरे बुक को। एक हिस्सा नस्र है, एक हिस्सा नज्म है। तो हिस्से नस्र किसे कहते हैं? हिस्से नस्र कहते हैं, मिसाल के तौर पर हम लोग अगर कोई चीज लिखते हैं, हम लोग जो टीचर पढ़ाते हैं या हम कोई नोटबुक बनाते हैं, तो वो सारी चीजें जो लिखते हैं तो उस हिस्से नस्र के अंदाज में लिखते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैराग्राफ की शक्ल में। तो हिस्से नस्र में आपका आ जाएगा मजमून, आपका आ जाएगा नस्र, आपका आ जाएगा खाका। इसी तरह से आपका आ जाता है दास्तान, नाविल, मजमून, दरखास्त। ये सारी चीजें जो लिखी जाती है, किस में लिखी जाती है? हिस्से नस्र में लिखी जाती है। इसके अलावा आपका हिस्से नज्म में आ जाता है जो भी चीज शेर व शायरी के अंदाज में लिखी जाती है, शेर व शायरी के अंदाज में बोली जाती है, उसको कहते हैं हिस्से नज्म। मिसाल के तौर पर हिस्से नज्म में लिखते हैं, आपका नात आ जाएगा, आपका हमद आ जाएगा, आपका गीत आ जाएगा, आपका दोहे आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो लिखते हैं किस में लिखते हैं? हिस्से नज्म में लिखते हैं। तो हमने आपको बताया कि पूरे किताब को कहकशां हिस्सा दोम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो एक कहते हैं हिस्से नस्र और दूसरा है हिस्से नज्म। तो हिस्से नस्र से आपका 11 चैप्टर है। तो मैं आपको आज से पढ़ाने वाला हूं। तो मेरा सिलसिला ये रहेगा, तो एक दिन आपका जितने भी
जितने भी चैप्टर हैं तो उन चैप्टर के एक दिन आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की शक्ल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसी चैप्टर का दूसरे दिन हम क्वेश्चन आंसर की शक्ल में जितने भी चाहे मुख्तसर सवालात हो या तवील सवालात हो वो कराऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा खाका निगारी के बारे में। क्या पढ़ाऊंगा? खाका निगारी के बारे में। तो सबसे पहला चैप्टर आपका है खाका निगारी। तो खाका कहते किसे हैं? तो खाका कहते हैं किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? खाका निगारी कहते हैं। तो आप बोलेंगे सर किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं, ये क्या है? कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो आपको हम सिंपल जुबान में समझाते हैं। कोई भी इंसान है, किसी भी इंसान की हालात के बारे में, किसी इंसान की जिंदगी के बारे में, तो कोई भी इंसान है उनके जिंदगी के एक अलग अलग पहलू होता है, अलग अलग पहलू होता है। उन्होंने किस तरह पढ़ाई किए, फिर आगे जाके वहां कहाँ तालीम हासिल किए, फिर उन्होंने कहाँ टीचर बने, कहाँ मुअल्लिम बने, या कौन सा काम धंधा है उनका, तो उन्हीं के जिंदगी के एक अलग अलग पहलू होता है। तो वो सारे पहलू जो होते हैं एक जगह जमा कर दिया जाता है। तो उन्हीं में से किसी एक पहलू का जो जिक्र करते हैं, किसी एक पहलू का जो बयान करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? खाका निगारी कहते हैं। कोई भी इंसान है उसका जिंदगी के अलग अलग हालात होता है। हर समय हर इंसान का एक समय होता है, अलग अलग टाइम आता है। तो कभी इंसान के हालात अच्छे होते हैं, कभी इंसान के हालात बुरे होते हैं, कभी उसके ऊपर अच्छा खुशी का ये होता है, कभी उनके अंदर टेंशन होता है। तो इसी तरह से उनके जिंदगी के अलग अलग पहलू होते हैं। तो उसी को बोलते हैं क्या? तो उसी को हम जो किसी एक पहलू को बयान करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? खाका बोलते हैं। तो इसी तरह से आपका सबसे पहला खाका लिखने वाले कौन है? सबसे पहला खाका लिखने वाले आपके निसाब में है मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। कौन है? आपके निसाब में सबसे पहला खाका लिखने वाले मिर्जा फरहतुल्लाह बैग हैं। और मिर्जा फरहतुल्लाह बैग ने कौन सा खाका लिखा है? नजीर अहमद की कहानी। क्या लिखा है भाई? नजीर अहमद की कहानी। पूरे खाका आपका क्या है? नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। तो आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखा रहता है, नजीर अहमद की कहानी। तो हमने आपको खाका के बारे में बताया। तो खाका के लिए कुछ शराइत भी होते हैं। खाका कहते हैं कि आप जिस शख्सियत के ऊपर खाका लिख रहे हैं कि आंखों देखा वाकयात होना चाहिए, मतलब आपका उनके साथ रहना सहना होता हो। क्योंकि किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करने के लिए शर्त है, जरूरी है कि जब तक आप उनके साथ नहीं रहते हो तब तक आप उनके बारे में किसी अच्छाई या बुराई को नहीं बतला पाएंगे। क्योंकि राह चलते कोई भी मुसाफिर है, आपने अगर सिर्फ एक नजर देख लिया तो उनके बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं कि इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा है। उनकी जिंदगी के हालात किसी एक पहलू के भी आप बयान नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए शराइत यह है कि आपने उनको अपनी आंखों से देखा हो। देखने से यहाँ मुराद है आपने उनके साथ जिंदगी बसर किया हो, मतलब कुछ ना कुछ दिन आप उनके साथ रहना सहना हो, खाना पीना हो, उठना बैठना हो, चलना फिरना हो। इसके अलावा उनका जिस शख्सियत के ऊपर आप खाका लिख रहे हैं उनका एक सवान उम्री भी होना चाहिए, मतलब उनके जिंदगी के अलग अलग पहलू भी होना चाहिए कि। और इसके अलावा जिस शख्सियत के ऊपर आप खाका लिख रहे हैं उसका एक समाज में मकाम, मतलब जिस समाज में रह रहा हूं, जहां भी रह रहा हूं, उसका एक मकाम और मर्तबा हो, तब जाके उनके ऊपर आप खाका लिख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर सैंपल से हम बार बार मिसाल देते हैं कि खाका कहते हैं कि किसी शख्सियत या किसी इंसान की जो तहरीरी तस्वीर कशी की जाती है उसी को खाका कहते हैं। कि एक मिसाल समझिए, मिसाल के तौर पर कोई आम इंसान है गांव में कोई आम इंसान था। आपसे अगर पूछ लिया जाए भाई ये बताइए आपके गांव में जो फला शख्स है तो उनके बारे में कुछ बताइए। इससे पहले वो कुछ नहीं था, आम इंसान था, लेकिन उनकी जिंदगी के ऊपर आपसे पूछा जाए, लिखने को कहा जाए, 4 से 5 लाइन में लिखते लिखते आप दम तोड़ देंगे। आप मतलब आपकी कलम नहीं चलेगी, आपकी जुबान नहीं चलेगी। लेकिन वही इंसान थोड़े ही दिन के बाद अब मुखिया बन जाता है, मेंबर बन जाता है, समिति बन जाता है। उसके 5 साल के बाद या 1 साल के बाद अगर आपसे फिर उन्हीं के बारे में पूछा जाए भाई आपके गांव का फला जो मुखिया है उनके बारे में कुछ लिखिए या कुछ बताइए, तो उस समय जिस समय वो आम इंसान था उस समय अगर आपसे पूछा जाता तो उससे 3 से 4 लाइन लिखते लिखते या कुछ बताते बताते आपको समझ में नहीं आएगी क्या है नहीं है, कुछ बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब वो मुखिया बन गया है, मेंबर बन गया है, कुछ बन गया है गांव का, अब उनके बारे में, उनकी जिंदगी के हालात के बारे में अगर आप पूछेंगे, क्योंकि आपने देख लिया है इन 5 सालों के अंदर में कि वो गांव में अगर किसी के साथ किसी तरह से लड़ाई झगड़ा होता है तो वो लड़ाई झगड़े में फैसले सच्चाई की मैटर में करते हैं या गलत फैसले करते हैं, सिर्फ रिश्वत लेके फैसला करते हैं, या कोर्ट कचहरी में आपको कहीं भी उसका कोई मैटर हुआ हो, ब्लॉक में या थाना में,
तो वहां रिश्वत लेके काम करते हैं या बिना रिश्वत के काम करते हैं, या आपके गांव समाज में कोई गरीब इंसान है तो उसकी जो मदद करता है किस तरह से मदद करता है या नहीं करता है, या सिर्फ इंसान को धोखा देता है, तो वो सारी बातें हैं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, खाका निगारी बोलते हैं। तो आपके निसाब में सबसे पहला जो खाका है, तो आपसे पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन कि आपके निसाब में मतलब कहकशां हिस्सा 2 में सबसे पहला खाका निगार कौन है। तो सबसे पहला खाका निगार कौन है, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग है। सबसे पहला खाका निगार मिर्जा फरहतुल्लाह बैग है। और मिर्जा फरहतुल्लाह बैग ने कौन सा खाका लिखे थे, तो मिर्जा फरहतुल्लाह बैग ने खाका लिखे थे नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, पूरे खाका का नाम है आपका। और मिर्जा फरहतुल्लाह बैग ने जो खाका लिखे थे किन के ऊपर लिखे थे, तो याद रखिएगा, मतलब पूछा जाता है मिर्जा फरहतुल्लाह बैग और डिप्टी नजीर अहमद के दरमियान क्या रिश्ता था। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बैग और डिप्टी नजीर अहमद के दरमियान उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता था। तो फरहतुल्लाह बैग एक क्या थे, शागिर्द थे, और उनके उस्ताद कौन थे, डिप्टी नजीर अहमद थे। इसी तरह से आपसे और पूछा जाता है कि आपके निसाब में सबसे पहले नाविल निगार कौन है। फरहतुल्लाह बैग के जो उस्ताद है डिप्टी नजीर अहमद, तो सबसे पहले नाविल निगार कौन है, तो सबसे पहला नाविल निगार है आपका डिप्टी नजीर अहमद है। और डिप्टी नजीर अहमद ने कौन सा नाविल लिखे थे, तो डिप्टी नजीर अहमद का सबसे पहला नाविल है मिरअतुल उरूस। ये एक दूसरा नाविल पूछा जाता है आपके निसाब में, आपके इसमें बार बार का क्वेश्चन का रिपीट क्वेश्चन है आपका, ये वीवीआई क्वेश्चन है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बैग ने, ये डिप्टी नजीर अहमद ने एक नाविल क्या लिखे थे, तौबतन नसूह, और एक दूसरा क्या लिखे थे, मिरअतुल उरूस। ये दोनों का नाम याद रखिएगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। देखिए, तो हमने सबसे पहले ऊपर आपको सारी चीजें बता दिया कि ये बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम में, इंटर एग्जाम 2024 और 25 में पूछा जाएगा। कौन सा एग्जाम है भाई, बिहार बोर्ड 2024 और 25 में। आपका 25 में जो आपके जस्ट 2 महीना बाद जो आपका एग्जाम है, तो उसी में आपका ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, याद रखिए, उसी की तैयारी के लिए हम यहाँ आए हैं। तो इसके अलावा हम आपको क्या पढ़ाएंगे, कहकशां हिस्सा 2, जो आपका निसाब में जो बुक है उसी को हम आपको पढ़ाएंगे। तो हमने लिखा है सबसे पहला, क्या लिखा है, खाका। क्या लिखा है भाई, खाका। अब खाका कहते किसे हैं, तो याद रखिएगा मिर्जा फरहतुल्लाह बैग सबसे पहला खाका लिखने वाला कौन है, तो सबसे पहला आपका निसाब में है खाका। और खाका किसने लिखा है, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग ने। और कौन सा खाका लिखा है, नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे है आपकी इसमें खाका की तारीफ क्या है। खाका की तारीफ हमने लिखा है किसी शख्सियत, शख्सियत से मुराद यहाँ क्या है, इंसान है। क्या है भाई, शख्सियत से मुराद आप याद रखिएगा इंसान। क्या है, शख्सियत से मुराद आपका इंसान है, याद रखिएगा। तो शख्सियत से मुराद आपका यहाँ इंसान है। किसी शख्सियत की तहरीर, तहरीर कहते हैं लिखने को। तहरीर का मतलब क्या होता है भाई, तहरीर कहते हैं लिखने को। तहरीर का मतलब क्या होता है, लिखना। तो आगे आपका आता है तस्वीर। तस्वीर का मतलब होता है फोटोग्राफी जो करते हैं, उसी को बोलते हैं तस्वीर। तस्वीर कशी खाका निगारी कहलाती है। क्या है, तो सारा वर्ड को समझिए, शख्सियत से मुराद यहाँ इंसान है, और तहरीर से मुराद यहाँ लिखना है, और तस्वीर जो फोटोग्राफी बोलते हैं। एक चीज और, एक बातें हम बताना भूल गए, एक चीज और है, पॉइंट है, आपका पूछा जाता है खाका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। खाका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, स्केच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाका को अंग्रेजी में कहते हैं स्केच। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कोई भी स्केच जो बनाते हैं, मतलब कोई भी तस्वीर जो बनाते हैं, किसी की तस्वीर जो बनाते हैं, तो सबसे पहले किसी तस्वीर को आप जब तक आप नहीं देखेंगे उसको अपनी आंखों से, उसके बारे में कुछ नहीं जानेंगे, तो उनकी गहराई, उनकी जो असलियत है, तो वो चीजें आप नहीं बना पाएंगे जब तक किसी चीज को आप अंदरूनी तरह से नहीं देखेंगे। तो खाका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्केच कहते हैं। तो खाका की सिंपल से तारीफ हमने क्या बताया, खाका कहते हैं किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं। ठीक है, ये तारीफ याद रखिएगा, ये तारीफ ही आपका एग्जाम में पूछा जाता है। आगे आपका हमने दूसरा पॉइंट लिखा है कि उर्दू का सबसे पहला खाका निगार, उर्दू का सबसे पहला खाका निगार कौन है, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग है। कौन है, उर्दू का सबसे पहला खाका निगार मिर्जा फरहतुल्लाह बैग को तस्लीम किया जाता है। तो खाका निगार किसको कहते हैं, खाका निगार कहते हैं खाका लिखने वाले को क्या कहते हैं, खाका निगार कहते हैं। और खाका किसको कहते हैं, जो लिखा गया है, जो खाका लिखा गया उसको खाका बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपके निसाब में लिखा गया है, कौन सा खाका लिखा गया है, नजीर अहमद की कहानी। आगे तीसरा पॉइंट हमने लिखा है कि फरहतुल्लाह बैग ने सबसे पहला खाका अपने उस्ताद डिप्टी नजीर अहमद पर लिखा। फरहतुल्लाह बैग ने सबसे पहला खाका कौन से लिखे थे, फरहतुल्लाह बैग ने जो सबसे पहला खाका लिखे थे कि नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, और किन के ऊपर लिखे थे, अपने उस्ताद के ऊपर लिखे थे। आगे तीसरा
लिखा है हमने फरहतुल्लाह बैग के सबसे पहला खाका नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी के नाम से इन्होंने लिखा है। और एक पॉइंट है कि सबसे पहला नाविल निगार कौन है भाई, सबसे पहला नाविल निगार, ये पॉइंट देखिएगा, सबसे पहला नाविल निगार कौन है, डिप्टी नजीर अहमद। कौन है, डिप्टी नजीर अहमद। और कौन सा नाविल लिखे थे, मिरअतुल उरूस, इसके अलावा तौबतन नसूह। ये दोनों एग्जाम में आपका बार बार पूछा जाता है, ये रिपीट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यहां हमने सबसे पहले आपको आपके निसाब में जो सबसे पहली चीज है खाका लिखा हुआ है, और सबसे पहला खाका लिखने वाले कौन है, फरहतुल्लाह बैग हैं। और फरहतुल्लाह बैग ने कौन सा खाका लिखे थे, नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी के नाम से। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि फरहतुल्लाह बैग और डिप्टी नजीर अहमद के दरमियान क्या रिश्ता था, क्या रिश्ता था भाई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फरहतुल्लाह बैग और डिप्टी नजीर अहमद के दरमियान उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता था। इसके अलावा पूछा जाता है कि आपके निसाब में कि सबसे पहला नाविल निगार कौन है, तो सबसे पहला नाविल निगार कौन है, डिप्टी नजीर अहमद है। और डिप्टी नजीर अहमद ने कौन सा नाविल लिखे थे, एक है मिरअतुल उरूस और एक है तौबतन नसूह। ये दोनों बार बार आपका रिपीट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा आपका एग्जाम में बहुत सारे लोग बार बार, हम जब यहाँ ऑफलाइन में टेस्ट भी लेते हैं तो बार बार लोग गलती करते हैं। एग्जाम में आपका लिखा रहता है इतना ही कि नजीर अहमद, क्या लिखा था भाई, नजीर अहमद की कहानी, कहानी का ताल्लुक, नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है। यहां देखिए एक पॉइंट लिखा जाता है नजीर अहमद की कहानी, क्या लिखा जाता भाई, नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक पूछ रहा है आपसे। तो नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो आपको खाका बताना है, ना कि नाविल बताना है। तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर लिखा नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो आप लिखते नाविल से। नजीर अहमद का ताल्लुक इतना ही अगर रहता, नजीर अहमद का ताल्लुक अगर इतना ही रहता, तब आप लिखते नाविल से है। वहां अगर पूछ लिया आपसे नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक, तो याद रखिएगा खाका से है। ये वाला क्वेश्चन मतलब कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, तो बार बार लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं और बार बार गलती भी करते हैं। आगे हमने लिखा है कि आपके निसाब में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि रशीद अहमद सिद्दीकी, किसने भाई, रशीद अहमद सिद्दीकी ने किस तरह के खाका लिखे थे, आलिमाना और संजीदा खाका। किस तरह के खाका लिखे थे, रशीद अहमद सिद्दीकी ने आलिमाना और संजीदा खाका लिखने वाले कौन है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आलिमाना और संजीदा खाका लिखने वाले कौन है, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। कौन है भाई, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। इसके अलावा और पूछा जाता है आपके अशरफ सुबोही, कौन, अशरफ सुबोही और शाहिद अहमद दहलवी ने किस तरह के खाका लिखे थे, बाज़ाब्ता खाका। किस तरह के खाका, बाज़ाब्ता खाका। इसके अलावा आपके इसमें शाहकार खाका निगार तस्वुर कौन किया जाता है, फरहतुल्लाह बैग। सबसे पहला खाका निगार फरहतुल्लाह बैग। और संजीदा या आलिमाना खाका लिखने वाले कौन, रशीद अहमद सिद्दीकी। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा बाज़ाब्ता खाका लिखने वाले कौन है, शाहिद अहमद दहलवी और अशरफ सुबोही। ठीक, इतना याद रखिएगा। आगे हमने लिखा है खाका के कुछ शराइत हैं, क्या भाई, खाका के कुछ शराइत हैं, अभी हमने आपको बताया, जिसमें सवानेह हो। क्या हो, सवानेह हो। सवानेह का मतलब होता है उनके जिंदगी में एक अलग अलग पहलू हो, एक अलग अलग मोड़ हो। मतलब उनके जिंदगी में कोई ना कोई दुख, तकलीफ, परेशानी, खुशी, किसी न किसी तरह का जो आती है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तकलीफ आती है, इसी तरह से उनकी जिंदगी में खुशी आती है। तो हर तरह का जो मोड़ आता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उनके जिंदगी में अलग अलग सवानेह है। आगे है आंखों देखा वाकयात हो। आंखों देखा वाकयात, आपने अपनी आंखों से उनको देखे हों कि उनकी जिंदगी में किस किस तरह का पहलू होता है, तब जाके आप उनके जिंदगी के हालात के बारे में बयान कर सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर लिखा है शख्सियत के दिलचस्प पहलू हो, मतलब उनके जो पहलू बयान कर रहे हो, तो उनके जिंदगी में एक ऐसा पहलू भी हो जो बयान करने में इंटरेस्ट आता हो, मजा भी आता हो। एक बार हम लिखने के लिए, कहने के लिए भूल गए कि खाका जो लिखा जाता है, खाका में किसी की अच्छाई और बुराई दोनों बयान की जाती है। और चीजों के बराक से खाका में किसी की अच्छाई और बुराई दोनों बयान की जाती है, क्योंकि यहाँ आपके निसाब में जो खाका लिखा हुआ है, इसमें मौलवी साहब की क्या की, एक तरह से अच्छाई भी बयान की गई है, एक तरह से उनकी थोड़ी सी बुराई भी बयान की गई है। आगे है शख्सियत की दिलचस्प पहलू हो, मतलब इंसान, शख्सियत की मुराद क्या है, इंसान के एक दिलचस्प पहलू हो। इसके अलावा और लिखा है और साहिब खाका की असल कदर और कीमत का तयन हो, मतलब समाज में एक रिस्पेक्ट हो, मकाम और मर्तबा हो, जिस समाज में रहते हो लोग उनका रिस्पेक्ट करते हो, इज्जत करते हो, मतलब ये सारी चीजें उनके साथ होती हो। तो इतना चीजें आपको याद रखना है। तो खाका में अभी हमने आपको क्या क्या बताया भाई, तो सबसे पहली चीजें हमने आपको बताया खाका कहते किसे हैं, खाका की तारीफ क्या है,
तो खाका की तारीफ है। किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहलाता है। इसके अलावा फिर हमने आपको बताया खाका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? खाका को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? खाका को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। फिर हमने आपको बताया कि सबसे पहला खाका निगार आपके निसाब में कौन है? तो सबसे पहला खाका निगार मिर्जा फरहतुल्लाह बैक हैं। और मिर्जा फरहतुल्लाह बैक ने कौन सा खाका लिखे थे? मिर्जा फरहतुल्लाह बैक ने खाका लिखे थे नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। फिर हमने आपको पूछा कि मिर्जा फरहतुल्लाह बैक ने किन के ऊपर खाका लिखे थे? तो मिर्जा फरहतुल्लाह बैक ने अपने उस्ताद के ऊपर खाका लिखे थे। और कौन सा खाका लिखे थे? नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी के नाम से खाका लिखे थे। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला नाविल निगार कौन है? तो सबसे पहला नाविल निगार आपका कौन होगा भाई? सबसे पहला नाविल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद है। इसके अलावा डिप्टी नज़ीर अहमद ने कौन सा नाविल लिखे थे? तो नाविल लिखे थे मिरअतुल उरूस और एक नाविल लिखे थे तौबतुन नसूह। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद को मौलवी साहब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मौलवी साहब। क्या कहा जाता है? डिप्टी नज़ीर अहमद को मौलवी साहब भी कहा जाता है। ये नाम याद रखिएगा। कहीं कहीं डिप्टी नज़ीर अहमद के अलावा मौलवी साहब उनके नाम की जगह पे इस्तेमाल होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है मौलवी साहब किसे कहते हैं। मौलवी साहब से यहाँ मुराद कौन होगा भाई? डिप्टी नज़ीर अहमद होगा, यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बैक के उस्ताद होंगे। आगे चलते हैं। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आई होंगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपके जितने भी दोस्त हैं जिनका 12th का एग्जाम है, मतलब इंटर का एग्जाम है 2025 में, तो आप अपने दोस्तों को, आपके जरिए से आपका दोस्त तक भी फायदा हो जाएगा, तो आपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा आपको अगर कुछ बातें समझ में नहीं आए हों तो आप हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हैं, तो वहां से आपको जवाब मिल जाएगी। आगे आप चलते हैं। हम आपको एक पॉइंट और है कि किसी भी चैप्टर जो आपको जो पढ़ेंगे, तो चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले उनके जो राइटर हैं, अंग्रेजी में राइटर बोलते हैं, उर्दू में मुसन्निफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्दू में मुसन्निफ बोलते हैं। लिखने वाले को क्या बोलते हैं? जिन्होंने उस चैप्टर को लिखा है, तो लिखने वाले को मुसन्निफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लिखने वाले को मुसन्निफ बोलते हैं। तो अब किसी भी चैप्टर को जो पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा आपका जो सवाल पूछा जाता है, तो मुसन्निफ के बारे में ही पूछा जाता है। इसके अलावा उन्होंने जो लिखा है, चाहे खाका निगारी लिखा हो, चाहे उन्होंने मिट्टी का तेल लिखा हो, या कुछ भी लिखा हो, तो उनके बारे में वहां से एक दो क्वेश्चन कभी पूछ लेगा, वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है तो मुसन्निफ हैं, जो राइटर हैं, लिखने वाले हैं, तो उन्हीं के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके निसाब में भी वही है। तो सबसे पहले राइटर कौन है या मुसन्निफ कौन है? फरहतुल्लाह बैक हैं। तो फरहतुल्लाह बैक के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहाँ आप तैयारी कर लीजिएगा ठीक से, हम गारंटी देते हैं आपका 95+ से कम नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं मिर्जा फरहतुल्लाह बैक के बारे में। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बैक के असल का नाम क्या था भाई? मिर्जा फरहतुल्लाह बैक का असल नाम था मिर्जा फरहतुल्लाह बैक। फरहतुल्लाह बैक का असल नाम क्या था? मिर्जा फरहतुल्लाह बैक। इसके अलावा वालिद का नाम क्या था भाई? वालिद का नाम था हशमतुल्लाह बैक। क्या नाम था? वालिद का नाम था हशमतुल्लाह बैक। फिर दादा का नाम क्या था? अब्दुल्लाह बैक। याद रखिएगा, दादा का नाम क्या है? अब्दुल्लाह बैक। इसके अलावा वालिदा का नाम क्या है? वालिदा का नाम है मुशर्रफ जहां बेगम। वालिदा का नाम क्या है? मुशर्रफ जहां बेगम। इसके अलावा आपसे कहना है, अगर आप में से किसी को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, दादा का नाम है अब्दुल्लाह बैक। आगे है वालिदा का नाम क्या है? मुशर्रफ जहां बेगम। आगे है उसके बाद फूफी का नाम क्या है? हुस्न जहां बेगम। क्या नाम है भाई? फूफी का नाम है हुस्न जहां बेगम। फिर वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी लावलद और बेवा फूफी ने उनकी परवरिश की। एक चीजें हम बता दे रहे हैं कि किसी भी चैप्टर में मुसन्निफ के बारे में ही बयान किया जाता है, मुसन्निफ के हालात के बारे में ही बताया जाता है। मिसाल के तौर पर मुसन्निफ कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उनके वालिद का नाम क्या है, उनके वालिदा का नाम क्या है, फिर उन्होंने कहाँ शादी किया, फिर कहाँ तालीम हासिल किए, फिर कहाँ जाके मुलाजिमत किए, कौन सा जॉब किए, क्या किए नहीं किए, और उनकी कुछ किताबों का नाम। इसके अलावा कहीं उनकी फूफी का नाम, कहीं खाला का नाम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब उनके वालिदैन से मुराद है माँ और बाप दोनों, और वालिद से मुराद है उनके वालिद मतलब पिता, और वालिदा से मुराद है उनकी माँ। जब इन दोनों के इंतकाल हो जाता है, इन दोनों मतलब इस दुनिया से चल बसते हैं, तो अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं, तब जाके या तो उनकी परवरिश जहां भी होती है, चाहे दादा के पास, चाहे खाला के पास, चाहे फूफी के पास, उनका नाम लिया जाना जरूरी होता है।
क्योंकि उनकी परवरिश उन्हीं के हाथों में होती है। तो इसी तरह से आपके निसाब में जो है मिर्जा फरहतुल्लाह बैग, इनके वालिदैन का भी इंतकाल हो गया था, माँ और बाप दोनों का, इस वजह से इनकी फूफी का नाम आया है। तो आप देखिए, तो बता रहे हैं कि इनकी फूफी का नाम क्या है भाई, हुस्न जहां बेगम। और बता रहे हैं वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी लावलद, लावलद का कहते हैं, इनके जो फूफी थी इनके कोई बाल बच्चा नहीं था। लावलद किसको कहते हैं, जिनको औलाद नहीं होता उसी को क्या बोलते हैं भाई, लावलद बोलते हैं। लावलद और बेवा फूफी, मतलब इनको कोई औलाद भी नहीं था, इसके अलावा ये बेवा भी थी, मतलब इनका शोहर का, हस्बैंड का इंतकाल हो गया था, इसी वजह से इनका क्या लिखते हैं, बेवा फूफी। बेवा फूफी ने उनकी परवरिश की थी। बताया जाता है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बैग अभी 10 रोज के ही थे, मतलब 10 दिन के ही थे कि इनकी वालिदैन का इंतकाल हो गया था, जिसके वजह से इनकी परवरिश किसने की थी, इनकी फूफी जो बेवा भी थी और इनके पास कोई औलाद भी नहीं था, उसी ने मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की परवरिश की थी। आगे है, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश कब हुई थी, 1885 में। कब हुई थी, जो ये कौल किनका है, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग का खुद का है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, जो कुछ लोग हैं मुहक्किकीन लोग हैं, उनका कहना है इनकी पैदाइश कब हुई थी, इनकी पैदाइश 1883 में हुई थी। लेकिन खुद का मिर्जा फरहतुल्लाह बैग का खुद का कौल है, लेकिन मेरी पैदाइश कब हुई थी, तो मिर्जा फरहतुल्लाह बैग का कहना है कि मेरी पैदाइश 1885 में हुई थी। और कहां पर हुई थी, मोहल्ला चूरी वालान, दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है जिनका नाम क्या है, मोहल्ला चूरी वालान। दिल्ली में एक जगह है जिनका नाम क्या है, मोहल्ला चूरी वालान। फिर आगे देखिए, इनकी वफात हुई थी 27 अप्रैल, कब, 27 अप्रैल 1949 ईस्वी को। तो याद रखने का आपको ये वाला ट्रिक ये है कि 1949 में आपका देश आजाद हुआ था, हिंदुस्तान देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। तो याद रखने का ट्रिक है, जिस वक्त देश आजाद हुआ था उसी वक्त मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की वफात हुई थी। आगे लिखे हैं कि सराय इलाही चमन कब्रिस्तान हैदराबाद में इनको दफन किया गया। कहां भाई, सराय इलाही चमन कब्रिस्तान हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ। तो आपको यहां से एक पॉइंट बात बता दे रहे हैं कि मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के जो दादा थे, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के जो जद्द अमजद मतलब दादा और परदादा थे, तो ये हिंदुस्तान में नहीं कहीं और रहते थे। हिंदुस्तान के अलावा कोई और जगह, एक जगह है जिसका नाम है बदख्शां। क्या नाम है भाई, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के जो दादा और परदादा हैं वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलावा कोई और मुल्क है, कोई और कंट्री है जिसका नाम है बदख्शां। उन्होंने किताब में दे रखा है। तो बदख्शां में रहते थे, तो वहां से उन्होंने छोड़कर, बदख्शां को छोड़कर, किताब में लिखा है तरके वतन, तो बदख्शां को छोड़कर वो कहाँ आ गए, हिंदुस्तान आ गए। वो भी हिंदुस्तान में कौन सी जगह में भाई, हिंदुस्तान में दिल्ली में आए और दिल्ली में कुछ दिन रहे। लेकिन इनका हालात खराब होने की वजह से, माली हालत खराब होने की वजह से, लेकिन हैदराबाद से कहाँ चले गए थे, ये दिल्ली से हैदराबाद चले गए। क्योंकि मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश बदख्शां में नहीं बल्कि कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में हुई थी। याद रखिएगा, इनके दादा और परदादा कहाँ से आए थे, बदख्शां से हिजरत करके यहाँ आए थे। कहाँ आए थे, हिंदुस्तान आए थे। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के जद्दे अमजद, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के जद्दे अमजद बदख्शां से तरके वतन करके कहाँ आए थे, तो आपको लिखना है हिंदुस्तान, वो भी दिल्ली में। हिंदुस्तान के कौन सी जगह में, दिल्ली में। और मिर्जा फरहतुल्लाह बैग जब हालात से, उनके माशी हालात बिल्कुल खराब हो गया था, तो उनकी वजह से वो कहाँ चले गए थे, हैदराबाद चले गए थे तलाश माश के लिए, मतलब रोजी रोटी कमाने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं हर कोई गांव से हो, शहर से हो, हर कोई कुछ ना कुछ कमाने के लिए, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए तो अलग अलग जगह में जाते हैं। कोई हैदराबाद जाते हैं, कोई बेंगलोर जाते हैं, कोई दिल्ली जाते हैं, कोई पंजाब जाते हैं, कोई हरियाणा जाते हैं। तो इसी तरह से मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की कहाँ चले गए थे भाई, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग भी, क्योंकि वहाँ जो बादशाह थे, वो बादशाह के दौर में बहुत ज्यादा जंग हो रही थी, इसकी वजह से वो वहां को, उनके भी घर बार को लूटा गया था, जिसकी वजह से वो भी दिल्ली को छोड़ के वहां चले गए, हैदराबाद। देखिए आगे है, पैदाइश हुई थी 1885 में और मोहल्ला चूरीवालान दिल्ली। वफात हुई थी 27 अप्रैल 1949 ईस्वी को सराय इलाही, वो कमन, उसका कब्र का नाम था क्या, सराय इलाही चमन कब्रिस्तान हैदराबाद में। यहीं पे इनको मदफून किया गया था, मतलब दफन किया गया था। कहाँ पे, सराय इलाही चमन कब्रिस्तान में। आगे है कि सैयद वलीउल्लाह ने इनकी बिस्मिल्लाह कराई। कौन, सैयद वलीउल्लाह, याद रखिएगा, सैयद वलीउल्लाह ने इसकी बिस्मिल्लाह कराई थी। कहाँ पे, हजरत निजामुद्दीन औलिया मरकज। तो सैयद वलीउल्लाह ने इसकी बिस्मिल्लाह कराई। किसकी बिस्मिल्लाह कराई भाई, बिस्मिल्लाह कराई सैयद वलीउल्लाह ने फरहतुल्लाह बैग की बिस्मिल्लाह कराई। बिस्मिल्लाह कराने से मुराद यह है कि कोई भी बंदा है, इंसान जब पैदा होता है, छोटे छोटे बड़ा होता है, डायरेक्ट उसको कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं रख दिया जाता है। पहले थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा होता है तो उनके इहाते के, अपने साइड के, जहाँ पे वो रहते हैं शहर में या गाँव में, तो वहाँ भी छोटा सा जो मकतब होता है, छोटा सा कोई स्कूल होता है, पहले एक स्कूल होता है, तो सबसे पहले बच्चे को वही रखा जाता है। तो उसी के बारे में है
तो ये जो दिल्ली में पैदा हुए तो इनके सबसे पहले कहाँ रखा गया था? दिल्ली में ही कोई छोटा सा मकतब था, वहीं पे इनको रखा गया था। तो वहां पे सबसे पहले टीचर इनको कौन है? सबसे पहले इनके उस्ताद कौन है? सैयद वलीउल्लाह है। कौन है भाई? सैयद वलीउल्लाह है। याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह कराने से मुराद यही है, सैयद वलीउल्लाह है। आगे है, फिर कुरान शरीफ पढ़े थे मौलवी कमरुद्दीन के पास। किसके पास पढ़े थे? कुरान शरीफ पढ़े थे मौलवी कमरुद्दीन के पास। इसके अलावा इंटर्स किया था गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा। कहां पे? गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा से। आगे है आपका 1901 में, कब भाई? 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। हिंदू कॉलेज कहाँ है? वहां दिल्ली में ही। 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। आगे है 1903 में इंटरमीडिएट पास किया। कौन सा? इंटरमीडिएट पास किया। इसके अलावा बीए और एमए सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया। क्या क्या? बीए और एमए। क्या क्या? बीए और एमए कहां से किए थे? सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? तो 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया, फिर 1903 में इंटरमीडिएट की सनत हासिल की। फिर आगे है बीए और एमए कहां से किया था? सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। आगे है आपका कि हालात से दो चार होकर, हमने क्या लिखा है? इससे पहले हमने आपको ही बता दिया कि हालात से दो चार होकर तलाशी मुआश के लिए के सिलसिले में हैदराबाद चले गए और वहां एक स्कूल में अंग्रेजी के मुअल्लिम हुए। इससे पहले हमने ही आपको बता दिया कि इनके परदादा, इनके दादा बदख्शां से तरके वतन करके हिंदुस्तान के दिल्ली में आए और दिल्ली में ही मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश भी हुई। फिर यहाँ का हालात खराब हो गया क्योंकि उस वक्त के जो बादशाह थे उनके दरमियान जंग होती रहती थी, मतलब लड़ाई होती रहती थी। हर कोई चाहता था कि हुकूमत मेरी हो, जिसकी वजह से इनके घर के भी घर बार को लूटा गया था। इसकी वजह से ये सारे लोग फिर कहाँ चले गए थे? खासतौर से बतौर खास मिर्जा फरहतुल्लाह बेग पूरे इसके साथ कहाँ चले गए थे? हैदराबाद। और हैदराबाद में मतलब क्या करने लग गए थे? एक स्कूल था जिसमें अंग्रेजी के टीचर थे, टीचर की हैसियत से बहाल हुए, मतलब मुअल्लिम बन गए, टीचर बन गए। ठीक है, याद रखिएगा। तो वही हमने लिखा, हालात से दो चार होकर तलाश मुआश के सिलसिले में हैदराबाद गए और वहां एक स्कूल में अंग्रेजी के मुअल्लिम बने। क्या करें? अंग्रेजी के टीचर बने। आगे है 1908 में कौन? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग 1908 में हाई कोर्ट के मुतरजिम मुकर्रर हुए। मुतरजिम से क्या मुराद है भाई? मुतरजिम कहते हैं जो ट्रांसलेटर होता है। कोई भी आप हाई कोर्ट होता है, कोई भी हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो वहां हर मजहब के, हर कौम के, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तो हर शख्स के मानने वाले, हर कौम के मानने वाले, हर मजहब के मानने वाले, हर लैंग्वेज के मानने वाले, हर जुबान के मानने वाले लोग पहुंचते हैं। तो अब अलग अलग जुबान के जो मानने वाले लोग पहुंचेंगे, कोई हिंदी बोलेंगे, कोई अंग्रेजी बोलेंगे, कोई संस्कृत बोलेंगे। अब ये जरूरी नहीं है जो वहां के जो हाई कोर्ट में जो बैठे हुए हैं तो वो सारी जुबान जानते हों, जो उनके जो हेड हों तो वो सारी जुबान जानते हों। तो उनके लिए क्या करते हैं? वहां एक ट्रांसलेटर रखते हैं। अगर आपकी बंगाली जुबान है तो आप बंगाली में बोलिए, तो ट्रांसलेटर क्या करते हैं? ट्रांसलेट करके अगले को बतलाते हैं। वही कह रहा है, हाई कोर्ट के मुतरजिम मुकर्रर हुए। फिर 1910 में जुडिशियल इम्तिहान पास किया। कौन सा इम्तिहान भाई? 1910 में वहीं रहते हुए, हाई कोर्ट के मुतरजिम रहते हुए, ट्रांसलेटर रहते हुए उन्होंने जुडिशियल इम्तिहान पास किया। आगे है आपका 1939 में, कब भाई? 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने। अब देखिए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? हाई कोर्ट के मुतरजिम रहते हुए जुडिशियल इम्तिहान पास किया। आगे फिर क्या हुआ? 1939 में उन्होंने क्या बन गए? हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बन गए। हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बन गए। और 1942 में क्या हुआ? सुबुकदोश हुए। सुबुकदोश किसे कहते हैं? जो रिटायरमेंट होते हैं। कोई भी स्कूल में आपका जॉब लगा है, कोई भी सरकारी चीज में आपका जॉब लगा है, तो आपको एक ना एक दिन, चाहे स्कूल में हो, मदरसा में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो एक टाइम टेबल होता है कि 50 साल 60 साल एक एज होता है। इतने एज में आपको क्या कर दिया जाएगा? आपको स्कूल की तरफ से रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब उसके बाद आप बैठ के आराम से खाइए। आपका मतलब जो समय है, आपका जो वक्त था, जितना आपको देना था वो दे दिए हैं। आप आराम से बैठ के खाइए, आप रेस्ट कीजिए। ये सरकार की तरफ से होता है। तो क्या होता है? इसी तरह से मिर्जा फरहतुल्लाह बेग क्या हुए? 1942 में क्या हुए? जो हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने थे वहां से इनको रिटायर कर दिया गया, मतलब रिटायर हो गए। उसके बाद ये सुबुकदोश उसी को कहते हैं रिटायरमेंट होना। क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट होना। आगे हमने लिखा है अगस्त 1908 में चचा की लड़की। कब? अगस्त 1908 में चचा की लड़की नसीमा सुल्ताना और हमीदा सुल्ताना से शादी की। सबसे पहले चचा की लड़की किनसे? नसीमा सुल्ताना से शादी हुई। अभी नसीमा सुल्ताना से शादी होने के बाद थोड़े ही दिन अरसा गुजरे ही थे कि इनकी इंतकाल हुई थी, जिसके वजह से इनकी छोटी बहन, नसीमा सुल्ताना की छोटी बहन हमीदा सुल्ताना से फिर शादी किए थे। अब इनकी चचा की ही लड़की थी।
तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस क्वेश्चन में कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने कितनी शादियां की थी, तो आपका ऑप्शन में है 1 2 3 4। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने कितनी शादियां की थी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगस्त 1908 में चचा की लड़की नसीमा सुल्ताना और हमीदा सुल्ताना से शादी की। इसके अलावा हमने लिखा है यह खाका पहली मर्तबा, कौन सा खाका, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने जो सबसे पहला खाका लिखा है नजीर अहमद की कहानी, तो यह खाका, यही खाका मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने जो खाका लिखा नजीर अहमद की कहानी, नजीर अहमद की कहानी पहली मर्तबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाला उर्दू, क्या है, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाला उर्दू के शुमारह जुलाई 1942 में शाया हुआ। कितने में शाया हुआ था भाई, 1942 में शाया हुआ था। कितने में, 1942 में शाया हुआ था। आगे है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की कुछ किताबों का नाम याद रखिएगा। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, फूल वालों की सैर, इंशा, दीवाने यकीन, दीवाने नजीर, मेरी दास्तान। आगे है मज़ामीन फरहत, 7 जिल्दों में शाया हुआ। ये वाला वीवीआई क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाता है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने मज़ामीन फरहत जो लिखे हैं कितने जिल्दों में लिखे हैं, तो मज़ामीन फरहत के नाम से जो इन्होंने लिखे हैं 7 जिल्दों में लिखे हैं। कितने जिल्दों में, जिल्द का मतलब होता है जिस तरह आप किताब पढ़ रहे हैं कहकशां हिस्सा दोम, तो इसी तरह से 11th में पढ़ा जाता है कि कहकशां ही बुक है, बुक का नाम एक ही है लेकिन उसमें हिस्सा अव्वल, इसमें हिस्सा दोम। इसी तरह से इसी को बोलते हैं जिल्द। क्या बोलते हैं, जिल्द अव्वल जिल्द दोम, इसी को बोलते हैं। मज़ामीन फरहत कितने जिल्दों में लिखे थे इन्होंने, 7 जिल्दों में लिखे थे। इसके अलावा लास्ट पॉइंट हमने यहाँ दिया है कि जद्दे अमजद, किसके, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद मिर्जा अफजल बेग बदख्शां को तर्क करके, मतलब बदख्शां को छोड़ करके, तर्क का मतलब होता है छोड़ना, बदख्शां को तर्क करके शाह आलम सानी के दौर में हिंदुस्तान मतलब दिल्ली आए। हिंदुस्तान के कौन से, दिल्ली में आए और फौज में मुलाजिम हुए। और किस में मुलाजिम हुए, फौज में मुलाजिम हुए। सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया था शुरू में ही कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के दादा और परदादा कहां से आए थे, बदख्शां से हिजरत करके, मतलब बदख्शां को तर्क करके छोड़ करके कहां आए थे, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में भी कहां, दिल्ली में। और कौन से क्या करते थे उनके परदादा, एक फौज थे, फौज में मुलाजिम हो गए थे, मतलब जॉब करने लग गए थे। ठीक है। आगे फिर मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की माली हालत कमजोर थी जिसकी वजह से वो कहां चले गए थे, दिल्ली को छोड़कर हैदराबाद चले गए थे। आप आगे आपको थोड़ा सा ये पॉइंट है, ये पॉइंट कल बता देंगे, पूरे खुलासा बताएंगे। इसके अलावा खुलासा बताने के साथ साथ आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो सारी चीजें बताएंगे। तो आपके खुलासे के तौर पर थोड़ा सा देख लीजिए इनका मेन मरकजी किरदार कौन है भाई। मेन आपका जो खाका निगारी कल पढ़ाएंगे, कल बताएंगे, तो आपका मेन मरकजी किरदार कौन है, फरहतुल्लाह बेग। कौन है भाई, फरहतुल्लाह बेग है जो मेन मरकजी किरदार है। और किरदार में कौन कौन आते हैं, मियादानी जो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के जो साथी थे, फ्रेंड थे। इसके अलावा मिस्टर रजा जो हिंदू कॉलेज के तालिब इल्म था, जो मतलब मौलवी साहब के पास या डिप्टी नजीर अहमद के पास एक दिन जो पढ़ने आए थे उनको भगा दिया गया था। इसके अलावा एक कलाम था जिसको ये लोग पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, मुतबन्नी। क्या नाम था उस कलाम के बाद, किताब का नाम था मुतबन्नी के कलाम था एक, वही किताब पढ़ रहे थे। इसके अलावा इनके उस्ताद थे डिप्टी नजीर अहमद। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और बतौर ख़ास मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, अगर आप चाह रहे हैं कि ये वीडियो बार बार आप तक पहुंचे और रोज़ाना का क्लास आप तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम पर आपको रोज़ाना का टेस्ट देना हो, चाहे उर्दू हो चाहे ग्रामर हो, तो आप हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के बाद अपने बात को ख़त्म करना हो। थैंक यू।